छूने का सिलसिला जारी। सेंसेक्स लगातार 7वें दिन पहुंचा नई ऊंचाई पर। कच्चे तेल में गिरावट और FII की खरीदारी से मिला सहारा। मिड कैप शेयरों पर बढ़ा विदेशी ब्रोकरेज हाउसेस का भरोसा। जनवरी से अब तक मिड कैप इंडेक्स ने दिया निफ्टी से 13% ज्यादा रिटर्न। सीएसई की लिस्ट में है कौन से शेयर, बताएंगे आवाज एट 9 में आगे। बाजार की तेजी ने रुपए में भी भरी नई जान। डॉलर के मुकाबले 20 पैसे चढ़कर 5 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचा, लेकिन सोना 27,500 के नीचे लौटा। डीएलएफ को एक और झटका। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने गुड़गांव के प्राइम लोकेशन में 350 एकड़ जमीन आवंटन रद्द किया। फैसले को चुनौती देगी कंपनी। चारा के बीज का ही वितरण करिए, तो हमने पूरी तैयारी कर रखी है। किसी भी क्षेत्र में यदि इसका प्रभाव आता है तो हम उसका सामना करने के लिए पूर्णतः सक्षम हैं। सूखे से निपटने के लिए सरकार ने तैयारी पूरी की। खास मुलाकात में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा, अच्छी किस्म के बीज बनाने पर होगा जोर। विरोधों के बावजूद केंद्र ने पूर्व चीफ जस्टिस सच्चिवन को केरल का राज्यपाल बनाया। कांग्रेस ने कहा, मनमाफिक फैसला देने का मिला है इनाम। पूर्व न्यायाधीश VN खरे को जुडिशरी में राजनीतिक दखलंदाजी बढ़ने का अंदेशा। सफल रहा प्रधानमंत्री का जापान दौरा। बुलेट ट्रेन के लिए मदद और 2,10,000 करोड़ के जापानी निवेश पर मोहर लगवाकर लौटे स्वदेश। देश का सबसे नया स्टॉक एक्सचेंज NCX बंद होने की कगार पर। 40 से घटकर 14% हुआ मार्केट शेयर। कर्मचारी भी छोड़ रहे हैं नौकरी। CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार बख्ता। नमस्कार, मैं हूं कविता खतलियाल। आगे बढ़ने से पहले डालते हैं नजर कुछ और सुर्खियों पर। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद देश में कैसे आए हैं बदलाव। सरकार के कामकाज, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक हिंसा पर क्या कहती है जनता। देखिए नेटवर्क 18 का टुडे चाणक्य का एक्सक्लूसिव सर्वे बुलेटिन में आगे। इकोनॉमी को पटरी पर लाने की कोशिश में जुटी मोदी सरकार के लिए चुनौती बढ़ी। कम्पेटिटिव इंडेक्स में 60वें नंबर से फिसलकर 71वें नंबर पर आया भारत। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट। 40,000 करोड़ रुपए के भारी कर्ज में डूबी एयर इंडिया रीट से पैसे जुटाने की तैयारी में। कंपनी के पास दुनिया भर में 800 प्रॉपर्टी। दिल्ली के 84% घरेलू ग्राहकों के बिजली बिल में होगी कटौती। हर महीने 200 यूनिट तक खपत करने वालों को मिलेगी ₹1.20 की सब्सिडी। उपराज्यपाल नजीब जंग ने दी मंजूरी। ओमनी चैनल मतलब फिजिकल और डिजिटल का एक संगम है कि आप ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं, फिजिकल भी शॉपिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन रिटेल को टक्कर देने के लिए फ्यूचर रिटेल ने शुरू किया ओमनी कॉमर्स। एक्सक्लूसिव बातचीत में किशोर बयानी ने कहा, अब अपने सारे प्रोडक्ट ऑनलाइन भी बेचेगी कंपनी। एक बार फिर से प्रीमियम कारों में जगह बनाने की कोशिश में मारुति। आज से नई सेडान सियाज की बुकिंग शुरू। होंडा सिटी और Hyundai वर्ना से होगा मुकाबला। और सैमसंग ने लॉन्च किया अपना लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन गैलेक्सी नोट 4। साइड में भी दिया गया है डिस्प्ले। इकोनॉमी के अच्छे दिन आते दिख रहे हैं। इसी सेहत को बताने वाले सारे पैरामीटर में सुधार है। बाजार में निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है और हर दिन तेजी के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इधर रुपए ने भी अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। डॉलर के मुकाबले आज 61 के नीचे पहुंच गया। रुपए की मजबूती ने सोने की चमक फीकी कर दी है। ये भी इकोनॉमी के लिए अच्छा संकेत है। इधर कच्चे तेल में नरमी भी सुकून देने वाली खबर है। 7 दिन में सेंसेक्स ने 7 नए शिखर छू लिए हैं। दिग्गजों की रैली ने मिड कैप शेयरों में भी ऐसा जोश भरा कि अब विदेशी ब्रोकरेज हाउसेज अभी इन शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं। बाजार मिड कैप शेयरों पर विदेशी ब्रोकरेज की सलाह और सोने पर डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ है मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी, रिसर्चर आशीष वर्मा और सहयोगी नीरज राय। अनिल, बाजार की तेजी तो बरकरार है। आज नया शिखर छूने की वजह क्या रही, क्या था ट्रिगर आज का? भारतीय बाजारों को सब तरफ से अच्छे संकेत आते हुए दिख रहे हैं। आज की तेजी के पीछे ज्यादा वजह ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती को कहा जाना चाहिए। दुनिया भर के बाजारों में शानदार तेजी लौटती हुई दिख रही। रशिया यूक्रेन के बीच में टेंशन कम होने की जो खबरें आती हुई दिख रही है वो बाजारों में जोश भर रही है और क्रूड के गिरते दाम और रुपए की मजबूती बाजार को बेहद पसंद आ रही है। लगातार तीसरे दिन आज बाजार ने खुलते ही
सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पर नए लाइफ टाइम हाई बनाए। कल 8,101 का हाई था, उसके पार बाजार खुले। दिन भर 8,100 के लेवल को बाजार ने होल्ड करने में कामयाबी हासिल की और एक नए हाई के साथ और अब तक की हाईएस्ट एवर क्लोजिंग सेंसेक्स और निफ्टी में देखने को मिली। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी का रुझान और भी बेहतर है। आप देख सकते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जबरदस्त तेजी का दौर जारी है। मिड कैप इंडेक्स 1% की मजबूती के साथ बंद हुआ है, वहीं स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खासी तेजी आज के सेशन में देखने को मिली। 0.5% की मजबूती। बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की तादाद पर नजर डालिए। हालांकि बाद में आखिरी 1 घंटे में सिचुएशन थोड़ी सी बराबरी वाली दिखी, लेकिन फर्स्ट हाफ काफी बेहतर था। वॉल्यूम्स आज कुछ कम कल के मुकाबले में, लेकिन अंत होते होते वॉल्यूम्स 2.25 लाख करोड़ के आसपास पहुंचते हुए दिखे। फॉर एक्सचेंज आज डिफेंसिव शेयरों ने बाजार की तेजी को लीड करने का काम किया। इन्फोसिस के लिए बेहद शानदार दिन, 3350 तक के लेवल आज इन्फोसिस में आते हुए दिखे। विप्रो, टीसीएस जैसे दिग्गजों में भी खरीदारी दिखी। कैपिटल गुड्स शेयरों में भी एल&टी, क्रॉम्पटन जैसे शेयर काफी तेजी से ऊपर उछले। वहीं ऑटो शेयरों में लगातार तेज रफ्तार बरकरार है। टाटा मोटर्स तो चढ़ाई, आइशर मोटर्स 11,000 के पार पहुंचने में आज कामयाब रहा। लाइफ टाइम हाई 9% का बड़ा उछाल। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में रुपए की मजबूती और क्रूड के गिरते दामों के चलते शानदार तेजी और खरीदारी अब भी बरकरार है। वहीं दिग्गज ऑयल कंपनियों में थोड़ी सी आज मुनाफा वसूली दिखी। ओएनजीसी, गेल नीचे बंद होते हुए नजर आए। मिड कैप शेयरों में जबरदस्त तेजी होती हुई दिख रही है। रियल्टी स्पेस से एचडीआईएल यहाँ पर 6% की उछाल दिखी है। जो कुछ बड़े सौदे होते आज होते नजर आए। फिनिक्स मिल्स में यहाँ पर सीएलएसए ने अपनी इस रिपोर्ट में इस स्टॉक को पसंद किया है। ओवरऑल रियल्टी 14% की बड़ी उछाल दिखाता हुआ नजर आया। कुछ छोटे सेक्टर्स जिसमें राइस प्रोड्यूसर्स का नाम लेना चाहिए, आज ईएस सेक्टर फोकस में था। कोहिनूर फूड्स और एलटी फूड्स में बड़े उछाल देखने को मिले। वहीं निफ्टी पर भारतीय एयरटेल, एनएमडीसी, कोल इंडिया जैसे दिग्गजों से सहारा मिलता हुआ नजर आया। और कमजोर शेयरों का अगर जिक्र करें निफ्टी में तो भेल, बजाज ऑटो, जिंदाल स्टील एंड पावर और आईटीसी जैसे शेयर कमजोर थे। खबरों के दम पर बड़ा एक्शन दिखा एमटीएनएल में, जहां पर जुलाई 2015 तक बीएसएनएल के साथ मर्जर पूरा कर लिया जाएगा। एरा इंफ्रा को बड़ा ऑर्डर मिलने की खबर थी। स्पाइस जेट में प्रमोटर्स 10% स्टेक बढ़ा सकते हैं। इन खबरों के बाद तेजी दिखी और कई दिनों के बाद भूषण स्टील में 18 लोअर सर्किट लगने के बाद आज ऊपर का सर्किट लगते हुए नजर आया। प्रकाश इंडस्ट्रीज भी रिकवर होता हुआ नजर आया। बड़े सौदे होते दिखे कई छोटे शेयरों में। कार्बोरेंडम, यूनिवर्सल और लुमेक्स ऑटोटेक में बड़ी तेजी बनी। गेमन इंडिया में भी आज एक बड़ा सौदा देखने को मिला, स्टॉक 10% ऊपर रहा। बिल्कुल, तो शानदार तेजी बाजार में। लेकिन रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर जो हमें सीएलएसए की तरफ से मिलती हुई दिखाई दी। आशीष से बताएं कि ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए ने मिड कैप शेयरों की एक रिपोर्ट जारी की है। ये बताएं कि कौन कौन से शेयर उस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए आपने मिड कैप प्रॉफिट की बात करी, ध्यान रखें एक तगड़ा आउट परफॉर्मेंस इस पॉकेट में डिलीवर कर रहा है। सिर्फ इस साल के रिटर्न्स को अगर मैं मैप करने की कोशिश करूं, यानी कि जनवरी से लेकर अब तक की, सेंसेक्स ने 27% के रिटर्न्स दिए, जबकि मिड कैप इंडेक्स ने 40% तक के या फिर उससे ज्यादा के रिटर्न्स ऑलरेडी डिलीवर कर दिए हैं। और दिग्गज ब्रोकिंग हाउस सीएलएसए की इसी पॉकेट पे एक रिपोर्ट आई है, जहां पे उनका कहना है जो रेटिंग है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट उन्होंने भी इसी पॉइंट को हाईलाइट करा है। उन्होंने कहा है लार्ज कैप निफ्टी के मुकाबले बीएसई मिड कैप इंडेक्स में आउट परफॉर्मेंस जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। और उन्होंने स्पेसिफिकली हाईलाइट करा है जो आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है उसकी 2 बड़ी वजह है। एक तो जो इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट है एफआईएस की तरफ से मिड कैप स्टॉक्स के लिए, उसका भरपूर फायदा मिल रहा है। और दूसरा, जो रिटेल निवेशक हैं वो ज्यादातर अब मिड कैप स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की, वो पैसा भी अब मिड कैप यूनिवर्स में आपको मूव इन करता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए उन्होंने भी अपने मिड कैप पोर्टफोलियो में एक रीजिग करा है। पेट्रोनेट एलएनजी, हैथवे केबल्स और इप्का लैबोरेटरीज को उन्होंने अपने मिड कैप पोर्टफोलियो से बाहर निकाल दिया है। इन 3 स्टॉक की जगह 3 इंटरेस्टिंग आइडियाज उन्होंने यहाँ पे एंटर करे हैं, वोल्टास, टाटा कम्युनिकेशन और फीनिक्स मिल्स। इनफैक्ट हम आमतौर पर थीम्स की बात करते हैं, सीएलएसए ने इस रिपोर्ट में स्पेसिफिकली मिड कैप के लिए कुछ थीम्स हाईलाइट करी जिनको लेकर वो बुलिश है। सबसे पहले कमर्शियल व्हीकल स्पेस में जो रिकवरी देखने को मिल रही है। दूसरा, जो सरकारी इंफ्रा फाइनेंसिंग कंपनीज है उन पे सीएलएसए बुलिश है। बिल्डिंग मटेरियल्स के सेगमेंट पे सीएलएसए खासा बुलिश हो रहा है। कंजम्पशन, उसमें भी डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन पे सीएलएसए बुलिश है। और हाउसिंग, ये सब उनकी प्रिफर्ड मिड कैप थीम्स हैं। इनफैक्ट उन्होंने इस रिपोर्ट में फेवरेट मिड कैप स्टॉक आइडियाज को भी हाईलाइट करा है। तो ऑब्वियसली इसमें फीनिक्स मिल्स, टाटा कम्युनिकेशन, वोल्टास तो फीचर करते ही हैं, जिनको उन्होंने हाल में मिड कैप यूनिवर्स में अपने पोर्टफोलियो में मूव इन करा है। इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल स्पेस से सीएलएसए बुलिश है अशोक लेलैंड पर। प्राइवेट बैंकिंग में इंडसइंड बैंक को लेकर बुलिश है। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में मैरिको उनकी प्रिफर्ड चॉइस है।
सरकारी इंफ्रा फाइनेंसिंग कंपनीज में पीएफसी उनको सबसे ज्यादा पसंद आता है। बिल्डिंग मटेरियल्स की जहां तक बात है, रैमको सीमेंट उनको पसंद है। और ध्यान रखें, सीएलएससी कल एक रिपोर्ट हमने हाईलाइट करी थी जहां पे सीमेंट पे वो ओवरवेट थे, काफी बुलिश दिग्गज स्टॉक्स को लेकर। आज मिड कैप यूनिवर्स से उनका कहना है कि रैमको सीमेंट उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आती है। और फाइनली हाउसिंग में बैंगलोर बेस्ड रियल एस्टेट प्ले सोबर डेवलपर्स उनकी एक प्रेफर्ड पिक है। तो ब्रॉडर मार्केट्स में कई सारी अपॉर्चुनिटीज सीएलएससी को अब भी नजर आती है। जी, नीरज भी हमारे साथ मौजूद है। नीरज, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो सोना कुछ संभलता दिख रहा है, लेकिन घरेलू बाजार में 27,500 के नीचे लुढ़क गया। इसकी क्या वजह है? देखिए, घरेलू बाजार में जिस तरह से सोने की कीमतें गिर रही है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। दरअसल पिछले कुछ सालों के दौरान सोने में जो तेजी आई थी, जिन वजहों की वजह से तेजी आई थी, वो सारे फैक्टर्स अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। मसलन यूएस इकोनॉमी जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, उनसे ये साफ संकेत जा रहा है कि आने वाले दिनों में यूएस इकोनॉमी में काफी ज्यादा रिकवरी हो सकती है। कल ही एक वहां पर डेटा आया था, वहां मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के डेटा आए थे जो पिछले 3 साल के हाई पे पहुंच गए हैं। और ऐसे में जो पिछले कई सालों से लोग सोने में जो पैसा दुनिया भर के निवेशक लगा कर बैठे हुए थे, अब वहां से अपना पैसा निकाल रहे हैं और दूसरे एसेट क्लास मतलब शेयर बाजार और करेंसी मार्केट में लगा रहे हैं। और इसी वजह से सोने पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। दूसरी एक वजह यह है घरेलू बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया भी मजबूत है। तो इस तरह से घरेलू बाजार में सोने की कीमतों पर दोहरा दबाव पड़ रहा है। और एक और खबरें आ रही है इस तरह की कि आने वाले दिनों में शायद जो जियोपॉलिटिकल टेंशन से कुछ ईज आउट हो सकते हैं। तो ऐसे में जो एक सेफ हेवन डिमांड के तौर पर सोने को लिया जा रहा था, और तो शायद सोने का जो सेफ हेवन डिमांड था उसमें कुछ कमी देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर लब्बल हुआ हम कह सकते हैं कि जो सारे फैक्टर्स थे तेजी को धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और अब आने वाले दिनों में कुछ और महीनों के दौरान सोने में दबाव देखने को मिल सकता है। और हम शायद उम्मीद कर सकते हैं कि दिवाली के आसपास में सोना और यहाँ से सस्ता मिल सकता है हमें। बिल्कुल, शुक्रिया आप तीनों का ही इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रुपए की। शेयर बाजार में तेजी का फायदा रुपए को भी मिला है और ये 5 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गया है। डॉलर के 14 महीने की ऊंचाई पर पहुंच जाने के बावजूद रुपए में मजबूती बनी हुई है। $1 की कीमत अब ₹60.50 के नीचे आ चुकी है। आज के कारोबार में रुपया 0.25% से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ है। और रियल एस्टेट दिग्गज डीएलएफ को फिर लगा झटका। और क्या बंद होने की कगार पर पहुंच रहा है एमसीएक्स एसेक्स, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। रियल एस्टेट दिग्गज डीएलएफ को फिर से एक झटका लगा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कंपनी के 350 एकड़ के जमीन सौदे को रद्द कर दिया है। पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने डीएलएफ से सीसीआई के आदेश के मुताबिक 630 करोड़ रुपए जुर्माना देने को कहा था और अब कंपनी के लिए ये दूसरी मुश्किल सामने आ गई है। खबर की पूरी जानकारी के लिए बात करते हैं सीएनबीसी टीवी 18 की हमारी संवाददाता नयनतारा राय से। नयनतारा, ये बताएं कि डीएलएफ के लिए ये कितना बड़ा झटका है? डीएलएफ के लिए बुरी खबर। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने डीएलएफ की 350 एकड़ की जमीन प्राइम लोकेशन गुरुग्राम में कैंसिल कर दी गई है। डीएलएफ ने यह लैंड जीता था 2010 में एक इंटरनेशनल कम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस में। ये दूसरी बारी थी कोशिश थी हरियाणा गवर्नमेंट की इसको ऑक्शन करने के लिए। 2003 में ऑक्शन फ्लॉप ही हो गया था। फिर उन्होंने रूल्स को रिलैक्स किया था कि जो विनर होगा वो इंस्टॉलमेंट से पे कर सकते हैं जमीन के लिए। अभी तक डीएलएफ को वो जमीन नहीं मिली है। ये जमीन थी एक रिक्रिएशनल सिटी बनाने के लिए जिसमें एक गोल्फ कोर्स भी होना चाहिए। दूसरी बारी यूनिटेक और एक मलेशियन कंपनी ने भी बिड किया था, परंतु उनके बिड कैंसिल किए गए थे टेक्निकल ग्राउंड्स में। जो एक लैंड ओनर है इस 350 एकड़ का, थोड़ी उनकी जमीन थी उसमें, उन्होंने पंजाब हाईकोर्ट में के पास गए थे कि लैंड एक्विजिशन को कैंसिल कर दिए। और डीएलएफ अब कहते हैं कि उनको बहुत सरप्राइज है कि पूरा 350 एकड़ कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि वो तो प्रेयर भी नहीं था हाईकोर्ट के पास। सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि डीएलएफ अब सुप्रीम कोर्ट को मूव करेंगे इसको चैलेंज करने के लिए। जी, शुक्रिया सारे डिटेल्स के लिए। और देश के सबसे नए स्टॉक एक्सचेंज एमसीएक्स एसेक्स की माली हालत खराब होती जा रही है। एक्सचेंज के करेंसी कारोबार में भारी गिरावट आई है और मार्केट शेयर करीब 70% तक गिर चुका है। इस पर और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता शमी चौधरी से। शमी, आंकड़ों को देखें तो एमसीएक्स एसेक्स की हालत काफी बुरी है, क्या वजह है इसकी?
देखिए, एक ही ग्रुप कंपनी और प्रमोटर होने की वजह से NSCL मामले का खामियाजा MCX एसेट्स को भुगतना पड़ रहा है और MCX एसेट्स लाइसेंस मामले में भी CBI की जांच चल रही है और इसी वजह से निवेशकों का भरोसा एक्सचेंज पर से उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ताजा आंकड़े इसी तरफ इशारा करते हैं। करेंसी बिजनेस में लगातार भारी गिरावट देखी गई है। 40% की शुरुआत हुई थी जब ये एक्सचेंज लॉन्च हुआ था, जो गिरकर 14% पर आ गया है, यानी 70% की शार्प गिरावट यहाँ देखी गई है। यहाँ तक कि जो लाखों करोड़ों में टर्नओवर इस एक्सचेंज पर आता था, वही घटकर अगर हम 1 सितंबर की बात करें तो 1000 करोड़ पर आ गया है। मुश्किलें सिर्फ यही तक नहीं है, BSE ने जो ट्रेडिंग चार्जेस हैं वो 100 रुपए से घटाकर 2 रुपए कर दिए हैं, उसका भी यहाँ नुकसान MCX को उठाना पड़ा है। और साथ ही जो ANMI है, जो ब्रोकर्स की संगठन है, उन्होंने अपने सारे डिपॉजिट वापस मांगे और नहीं देने की वजह से इन ब्रोकर्स ने सेबी में शिकायत की है। नया मैनेजमेंट भी काफी कुछ खास यहाँ नहीं कर पाया है। जो सरकार है, MD CEO के तौर पर उन्होंने फरवरी में ज्वाइन किया, लेकिन पिछले 6 महीनों में हालत में सुधार नहीं देखा गया है। इस पूरे मामले का असर यहाँ सेंटिमेंट पर ऑफकोर्स यहाँ देखा जा रहा है, इसीलिए इसका इम्पैक्ट हमने देखा है कि एम्प्लॉयज पर पड़ता हुआ दिखा है। जो जानकारी हमें मिल रही है, अब तक एक्सचेंज से 75 लोगों ने यहाँ नौकरी छोड़ दी है और आशंका ये भी है कि ये नंबर और भी आगे यहाँ बढ़ सकते हैं। इस पूरे मामले पर जब हमने MCX एसेट्स से बात करने की कोशिश की है तो उनके जवाब में ये आया है कि ये एक रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस का हिस्सा है और CDR में जो गिरावट आई है, जो करेंसी सेगमेंट में गिरावट आई है, उससे निपटने की लगातार कोशिश एक्सचेंज यहाँ कर रहा है। देश में शुक्रिया सारे डिटेल्स के लिए। और रीट के जरिए किस तरह पैसे जुटाएगा एयर इंडिया, करेंगे चर्चा रिसर्च फाइनेंस सर्विसेज के MD और CEO अमित गोयनका से इस के बाद। देश में किसी भी इलाके में सूखे के हालात होंगे तो सरकार राज्यों की हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। आवाज के संपादक संजय पुगलिया से खास मुलाकात में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि सरकार का पूरा जोर अच्छे किस्म के बीज बनाने पर होगा। हमने सभी जिला का कंटीजेंसी प्लान बनाया। शुरू में 530 जिलों का बनाए थे, करते करते 565 जिलों का, जो रूरल एरिया के जिले हैं, तो प्लान बनाकर दिया कि वर्षा न होने के कारण, सूखा के कारण हम कैसी तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन से फसलों का बीज हम लगा सकते हैं। अभी वर्षा 2 सप्ताह नहीं हुई, 3 सप्ताह नहीं हुई, या सितंबर में कम हुआ या अगस्त में कम हुआ, तो कंटीजेंसी प्लान दिया था। और दूसरा, हमने एक घोषणा किया कि किसी भी हिस्से में, देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी जिले में अभी 15 दिनों तक -50 से कम वर्षा होती है, तो आप डीजल पर उनको 50% की राज सहायता करिए और जो बीज देते हैं उसकी सब्सिडी बढ़ाइए और चारा का भी वितरण करिए, चारा के बीज का भी वितरण करिए। तो हमने पूरी तैयारी कर रखी है। किसी भी क्षेत्र में यदि इसका प्रभाव आता है तो हम उसका सामना करने के लिए पूर्णतः सक्षम हैं। और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के साथ ये पूरी खास मुलाकात आप देख सकते हैं आज रात 10 बजे सिर्फ NBC आवाज पर। कर्ज में डूबी एयर इंडिया अब अपनी प्रॉपर्टी के जरिए पंख फैलाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कंपनी रीट यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाने पर विचार कर रही है। एयर इंडिया की अपने सारी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को रीट में शामिल कर उसे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराने की योजना है। रीट के जरिए कंपनी अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देगी। दरअसल एयर इंडिया की दुनिया भर में कुल 800 जगहों पर महंगी प्रॉपर्टी है। अकेले मुंबई हेडक्वार्टर की कीमत ही करीब 2,250 करोड़ रुपए है। फिलहाल एयर इंडिया पर 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। और एयर इंडिया के लिए रीट कितना अहम साबित हो सकता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं रिसर्च फाइनेंस सर्विसेज के MD और CEO अमित गोयनका। अमित जी, आपका स्वागत है CNBC आवाज पर। सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि क्या एयर इंडिया रीट बना सकती है? कई सारी प्रॉब्लम्स हैं एयर इंडिया को अपनी एसेट्स को रीट करने में। पहली बात तो ये है कि एयर इंडिया का खुद का एक टेनेंट होना, यानी कि सेल एंड लीज बैक मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि जो एयर इंडिया की बैलेंस शीट की जो पोजीशन है
उसके ऊपर क्रेडिट रिस्क कोई भी इन्वेस्टर नहीं लेना चाहेगा अनलेस गवर्नमेंट उसको गारंटी करे रेंट को, जो आज की तारीख में मुमकिन नहीं लगता। और अगर गारंटी करती है और अगर हम प्राइवेटाइजेशन की भी अगर बात करें तो वो कंटिन्यूइंग ऑब्लिगेशन नेक्स्ट बायर के लिए भी होना चाहिए। बट ऑन एन एज बेसिस जो हिसाब से आज उनकी स्थिति है, बिना गवर्नमेंट गारंटी के एयर इंडिया की टेनेंसी पे तो रीच नहीं हो पाएगा। बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफी पुरानी है और उनको कोई ऑक्यूपायर नहीं लेना चाहता, बिकॉज नए माइक्रो मार्केट्स और नए लोकेशन डेवलप हो गए हैं जहाँ पे ज्यादा करके ऑक्यूपायर्स गए हैं। उसके अलावा इनकी जो एक्सपेक्टेशन या अपेक्षा है कि रेंट्स की, वो मार्केट से कहीं ज्यादा है। तो उस स्थिति में पुरानी बिल्डिंग में या डायरेक्टेड बिल्डिंग में भले ही अच्छे लोकेशन में हो, उसमें मार्केट से ज्यादा किराया दे पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। जी अमित जी, एयर इंडिया को अपनी मुंबई प्रॉपर्टी किराए पर चढ़ाने में काफी दिक्कत हुई, क्या ये रीच के रास्ते में अड़चन हो सकता है? देखिए, रीट के लिए पहली बात तो 80% का जो पोर्टफोलियो है वो लीड होना चाहिए, टेनेंट स्ट्रांग होने चाहिए, एक बाकायदा रेंटल इनकम आनी चाहिए। और जहाँ पे प्रॉपर्टीज रेंटेड नहीं है वहाँ पे टेनेंसी वैसे भी ले पाना बहुत मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से जो प्रीमिया है लीज प्रॉपर्टीज के लिए वो काफी बढ़ गया है। तो कुछ टाइम पहले जब एक रेंट की दौर था या काफी तादाद में लोग नई प्रॉपर्टीज रेंट कर रहे थे, तब 12, 13, 14% यील्ड पर भी प्रॉपर्टीज उपलब्ध थी इन्वेस्टर्स के लिए। अब क्योंकि अब लीजिंग का जो माहौल है वो खत्म सा हो गया है, या जो लीज डिमांड है या रेंटिंग डिमांड है वो काफी हद तक स्लो डाउन हो गई है, तो इसके लिए जो प्रीमियम है या जो यील्ड है वो 12-13% से घटकर ऑलरेडी 8-9% आ गई है। मतलब रफली आपने देखा है कि 20 से 30% तक का वहाँ पे कंप्रेशन आया है इन टर्म्स ऑफ अपसाइड, या वैल्यूएशन बढ़ गई हैं जो रेंटेड प्रॉपर्टीज हैं। तो उस सूरत में क्लियरली मार्केट का ये इंडिकेशन है कि रेंटेड प्रॉपर्टीज का अभाव है, ज्यादा करके जो प्रॉपर्टीज है वो खाली पड़ी हैं और रेंट कर पाना काफी मुश्किल है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आज हमारे साथ शामिल होने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन रिटेल को कड़ी टक्कर देने के लिए फ्यूचर ग्रुप ने ओमनी कॉमर्स की शुरुआत की है। इसके जरिए कंपनी सभी फॉर्मेट के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन भी बेचेगी और इसके लिए फ्यूचर ग्रुप कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हाइब्रिड के साथ मिलकर 18 महीने में 100 करोड़ रुपए निवेश करेगी। कैसे काम करेगा ओमनी कॉमर्स, इस पर हमारी संवाददाता शर्मिल चौधरी ने खास बातचीत की फ्यूचर ग्रुप के ग्रुप सीईओ किशोर बिहानी के साथ। ओमनी चैनल मतलब फिजिकल और डिजिटल का एक संगम है कि आप ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं, फिजिकल भी शॉपिंग कर सकते हैं। कैसे फिजिकल स्टॉक्स और फिजिकल रिटेल को ओमनी ऑनलाइन से मिक्स कर सकते हैं। तो एक ओमनी चैनल अगर आप देखेंगे वर्ल्ड में, अगर 10% वर्ल्ड में रिटेल होती है ऑनलाइन की, तो उसमें से 5% भाग 50% उसका ओमनी चैनल से आता है। किन किन प्रोडक्ट को इसमें शोकेस किया जाएगा या फिर जो ऑलरेडी सारे फॉर्मेट में अवेलेबल हैं वो प्रोडक्ट भी इसमें शामिल किया जाएगा? अरे जितने हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, फर्नीचर ले लीजिए, होम ले लीजिए, फूड ले लीजिए, ग्रोसरी ले लीजिए, फैशन ले लीजिए, हर एक प्रोडक्ट जो हम लोग बेचते हैं फिजिकल स्टोर में, ये भी ऑनलाइन आप विजिबल हो जाएंगे और अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपका एड्रेस हमारे नियरेस्ट स्टोर पे के करीब, जो भी नियरेस्ट स्टोर होगा हर जगह से वो स्टॉक की हम डिलीवरी कर सकते हैं। आप जहाँ चाहें डिलीवरी आपके नियरेस्ट लोकेशन पिकअप पॉइंट से आप ले सकते हैं। हमारे बिगुदा जो डायरेक्ट के जो एजेंट है वो आपको सर्विस कर सकते हैं। तो हमारा बिगुदा डायरेक्ट का जो एक्सपेरिमेंटेशन था कि हम लोग कैसे हर पिन कोड में एजेंट बनावे जो कि ऑनलाइन कभी भी लोग शॉपिंग करना चाहे उसको सर्विस कर सके, उनसे पेमेंट ले सके, उनकी गुड रिटर्न पॉलिसी उनके लिए उनको आप दे सकते हैं। तो ये पूरा एक इंटीग्रेशन हो जाएगा इस टेक्नोलॉजी से। सर, तो हाइब्रिड की तरफ से कितना इन्वेस्टमेंट है और सेल्स ग्रोथ अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के जरिए कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अरे ये प्लेटफॉर्म से हम समझते हैं कि जो एग्जिस्टिंग हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उसमें 30% सेल्स बढ़ना चाहिए हम लोगों का, वंस इट इज फुल्ली इम्प्लीमेंटेड। यहाँ पर सर बहुत बड़ा चैलेंज हमने देखा है जिस तरह से ई कॉमर्स सेगमेंट इमर्ज हो रहा है। क्या हम देखेंगे कि रिटेल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा रियल चैलेंज है और क्या इससे निपटने के लिए ही ओमनी कॉमर्स के जरिए आप कम्पीट करने की प्लानिंग कर रहे हैं? नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन की लड़ाई नहीं है। मैं समझता हूँ कि हर किसी का एक अपना रोल रहेगा और हमारे पास जो ऑलरेडी फैसिलिटीज हैं, हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट्स है, हमारे ब्रांड्स ऑनलाइन बिकते हैं आज। अल्टीमेटली ऑनलाइन जो भी प्लेयर है वो मार्केट प्लेस है, हमारे प्रोडक्ट्स और ब्रांड वहाँ बिकते हैं।
और आज हम लोग अपना चैनल एक्सटेंड कर रहे हैं। जब तक कुछ लोग हैं जो काफी डिस्काउंट देते हैं, उनसे हम कम्पीट नहीं कर। आज हम 5,000 की चीज 3,000 में तो बेच नहीं सकते, हमारे कॉस्ट प्राइस के नीचे तो कोई चीज बेच नहीं पाएंगे। बट कुछ ई कॉमर्स साइट्स हैं जो कॉस्ट प्राइस के नीचे सामान बेचते हैं, उस प्रोडक्ट पर शायद हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे जब तक उनके पास पैसा है वो डिस्काउंट देने को। और मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद देश में कैसे आए हैं बदलाव सरकार के द्वारा, देखिए नेटवर्क 18 और टुडेज चाणक्य का एक्सक्लूसिव सर्वे इससे। और कम्पेटिटिव इंडेक्स में भारत के पिछड़ने से मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती। पूरी खबर ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 दिवसीय जापान दौरे के बाद स्वदेश लौट आए हैं। मोदी का ये दौरा काफी सफल माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपनी इस यात्रा के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को जापान के प्राचीनतम शहर क्योटो जैसे बनाने को लेकर अहम समझौता किया। साथ ही जापानी प्रधानमंत्री के साथ मिलकर 5 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। मोदी के दौरे की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में भारत में बुलेट ट्रेन चलाने के लिए जापान का सहयोग और अगले 5 साल में जापान का भारत में $34 अरब का निवेश करना प्रमुख है। नरेंद्र मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं और 100 दिन की ये सरकार आखिर जनता जनार्दन की कसौटी पर कितनी खरी उतरी है। देश में हर 3 में से 2 हिंदुस्तानी मोदी सरकार के 100 दिन के कामकाज से संतुष्ट है। आधे से ज्यादा देश ये मानता है कि मोदी ही भ्रष्टाचार के नासूर को उखाड़ फेंक सकते हैं। लोकसभा चुनाव में सबके सेटिंग भविष्यवाणी करने वाली एजेंसी टुडेज चाणक्य का 14 शहरों में किया गया सर्वे ये कह रहा है। नेटवर्क 18 के लिए किया गया ये सर्वे बता रहा है कि 66% लोग मोदी के काम से संतुष्ट हैं। सरकार के 100 दिनों का इससे बड़ा जश्न क्या हो सकता है कि हर 3 में से 2 भारतीय सरकार से संतुष्ट हैं। 100 दिनों की कसौटी पर खरे उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टुडेज चाणक्य के सर्वे में 14 शहरों की जनता से पूछा गया, क्या आप मोदी सरकार के अब तक के कामकाज से संतुष्ट हैं? जवाब में 66% लोगों ने कहा हाँ, 19% लोगों ने कहा कि नहीं, वहीं 15% ने कहा कि कुछ नहीं कह सकते। जाहिर है जब 66% लोग सरकार के काम से संतुष्ट हों तो ये संतुष्टि चुनावी लाभ भी दिलवा सकती है। मई में लोकसभा चुनाव में जबरदस्त कामयाबी मिलने वाली बीजेपी आज कहां खड़ी है? सर्वे में सवाल पूछा गया, अगर अभी चुनाव हो तो क्या बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी? जवाब में 51% ने कहा कि हाँ, 26% ने कहा नहीं, जबकि 23% ने कहा कुछ कह नहीं सकते। मोदी सरकार के 100 दिनों को जनता मीटर किस रूप में लेता है? आखिर इस प्रदर्शन को क्या शब्द मिल रहे हैं? कैसा रहा मोदी सरकार का 100 दिन का कामकाज? जवाब में 41% ने बताया प्रभावी, तेज और उद्देश्यपूर्ण, 10% ने औसत, 8% ने बताया सुस्त और विचारहीन, तो 35% ने कहा जितना सोचा था उतना असरदार नहीं रहा। 6% की कोई राय नहीं थी। और अब बात मुद्दों की। लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था। सर्वे ये साफ कह रहे हैं कि आधे से ज्यादा लोगों का मानना है कि मोदी सरकार ही भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सकती है। सवाल था, क्या मोदी सरकार भ्रष्टाचार पर काबू पा सकती है? जवाब में 54% लोगों ने कहा हाँ, 24% ने कहा नहीं और 22% ने कहा कुछ कह नहीं सकते। सरकार काम करती हुई दिख रही है और न केवल देश में विश्वास बढ़ा है बल्कि दुनिया में भी। दुनिया के वो देश जो भारत को तिरछी नजरों से देख रहे थे, आज सीधी नजरों से नहीं देख रहे हैं बल्कि नजरें झुका करके देख रहे हैं। वहीं सर्वे में सांप्रदायिक हिंसा की कसौटी पर भी मोदी सरकार खरी उतरी। क्या मोदी सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बढ़ी है? 14% ने इस सवाल के जवाब में कहा हाँ, वहीं 43% ने इनकार करते हुए कहा नहीं, 25% ने कहा पता नहीं, वहीं 18% ने कहा कि कह नहीं सकते। जाहिर है सरकार के मुखिया खुद नरेंद्र मोदी हैं, तो सर्वे के मनमोहनी आंकड़े सीधे मोदी की क्षमता और नेतृत्व पर मुहर लगा रहे हैं। सर्वेक्षण में सवाल पूछा गया कि मोदी के कामकाज की सबसे बड़ी खूबी क्या है? जवाब में 11% ने कहा कि मोदी लीक से हटकर सोचते हैं। 18% की नजर में सरकार पर उनका पूर्ण नियंत्रण है।
39% मानते हैं कि सभी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है। 25% मानते हैं कि मोदी निर्णायक है। वहीं 7% ने इस पर कोई राय नहीं दी। प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण के खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। लोगों से पूछा गया कि प्रधानमंत्री का लोगों से संवाद कैसा है। जवाब में 50% ने संवाद को प्रभावी बताया। 8% ने कहा कि प्रभावी नहीं है। 29% ने कहा कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। वहीं 13% ने कहा कि कुछ कह नहीं सकते। कोई इम्प्रूवमेंट, कोई विश्लेषण कैंपेन के बारे में नहीं हुई, इतनी बड़ी हार के बारे में, तो जाहिर सी बात है लोग कांग्रेस की तरफ दोबारा क्यों देखेंगे, इंतजार करेंगे भारतीय जनता पार्टी गलती करे। और फॉर्चुनेटली अभी तक मोदी जी ने कोई गलती नहीं। ये सर्वे 26 से 31 अगस्त के बीच हुआ। इसमें 18 साल से ज्यादा उम्र वाले 6,280 लोगों की राय ली गई। इसमें जयपुर, भोपाल, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु, वाराणसी, अहमदाबाद, पटना, कोलकाता, सूरत, हैदराबाद, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम के लोगों से राय मांगी गई। ब्यूरो रिपोर्ट। लेकिन 100 दिनों का जश्न मना रही मोदी सरकार के लिए अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक नई चुनौती आ गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत और नीचे खिसक गया है। हर साल जारी होने वाले इस इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के 144 देशों में भारत 71वें नंबर पर है, जबकि पिछले साल भारत 60वें नंबर पर था। रिपोर्ट की हाइलाइट बता रही है हमारी सहयोगी हर्षिता सावंत। जी हाँ, इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है वो और भी फीकी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट पिछले साल के मुकाबले करीब 11 रैंकिंग्स कम आई है भारत की और 71 के स्थान पर आया है। इनफैक्ट जो रिपोर्ट निकली है वो 144 नेशंस की जो ओवरऑल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उसकी कंपैरिजन है और उसमें भारत की जो रैंकिंग है फिसलती हुई दिखाई दी है। इसमें स्विट्जरलैंड एक देश है जो सबसे आगे है, पहले स्थान पर है। इसके अलावा अमेरिका टॉप 5 में आता है। फिनलैंड जैसे देश भी यहाँ पर इनफैक्ट एक हायर रैंकिंग हासिल कर चुके हैं, लेकिन भारत का जो आंकड़ा है वो 71 पर है। ये डेवलप्ड नेशंस के साथ कंपैरिजन हुआ, लेकिन अगर ब्रिक्स नेशन के साथ जो भारत का नॉर्मल कंपैरिजन होता है वहां पर भी हमारी स्थिति बेहद खराब है। अब देखिए ब्राजील 57 पर है, चाइना 28 पर है और भारत उस रैंकिंग में बेहद पीछे है। ये जो 144 नेशंस की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल रैंकिंग निकालता है वो कुछ पैरामीटर्स पर देखता है कि देश कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। उनमें जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है वो कैसी है, इसके अलावा जो वर्कफोर्स है वो कितनी आसानी से अवेलेबल है या फिर कितने बेटर यूज की जा रही है, वो एक पैरामीटर होता है। टेक्निकल नो हाउ कंपनियां जो इन देशों में है वो कितनी बेहतरी से इस्तेमाल कर रही हैं और खास तौर से हेल्थ और एजुकेशन के फ्रंट पर देशों की क्या हाल है। इन तमाम पैरामीटर्स पर ये रैंकिंग लार्जली तैयार की जाती है। और दिल्ली वालों को बिजली पर मिलेगी सब्सिडी, 84% घरेलू कंज्यूमर्स को होगा फायदा। और तमाम विरोधों के बावजूद पूर्व चीफ जस्टिस सत्यशिवम बने केरल के राज्यपाल। डिटेल्स बताएंगे इस के बाद। अब दिल्ली के लोगों को बिजली के लगातार बढ़ते बिल से थोड़ी राहत मिलेगी। उपराज्यपाल नजीब जंग ने आज दिल्ली उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत हर महीने 200 यूनिट तक बिजली खपत वाले कंज्यूमरों को ₹1.20 प्रति यूनिट की सब्सिडी मिलेगी, जबकि 201 से 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले कंज्यूमर्स को 80 पैसे प्रति यूनिट की सब्सिडी मिलेगी। ये सब्सिडी अगले साल 31 मार्च तक जारी रहेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली के बजट में इसका ऐलान किया था, जिसे आज उपराज्यपाल की मंजूरी मिल गई। सब्सिडी का ये प्रावधान 11 अगस्त से लागू माना जाएगा और इस फैसले से सरकारी खजाने पर करीब 260 करोड़ का बोझ आएगा। बिजली सब्सिडी का ये फायदा दिल्ली के 84% घरेलू कंज्यूमर्स को मिलेगा। और दिल्ली वालों का बिजली बिल भले ही घट गया हो, लेकिन देश में बिजली संकट गहराता जा रहा है। कई पावर प्लांट्स कोयले की कमी से जूझ रहे हैं, जिसके बाद कई राज्यों में बिजली की कटौती की जा रही है। यहाँ तक कि मुंबई में भी कल से बिजली घंटों कटी रही। मुंबई को बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी टाटा पावर का कहना है कि बिजली की दिक्कत आगे भी हो सकती है। मुंबई में बिजली कटना आम बात नहीं है, लेकिन मंगलवार को कई इलाके घंटों अंधेरे में डूबे रहे। अचानक हुई इस कटौती से हैरान मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने जांच बिठा दी है।
लेकिन शहर को बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी टाटा पावर का कहना है कि बिजली की ये दिक्कत आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि शहर को खपत से कम बिजली मिल रही है। If we don't have our own generation in the city of Mumbai, we will continue to have the challenges of islanding being not there for people to experience as much as we experienced it for almost a century long. बिजली की दिक्कत सिर्फ मुंबई में ही नहीं, पूरे देश में हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक भारत में कई पावर प्लांट कोयले की कमी का सामना कर रहे हैं और आधे थर्मल स्टेशनों के पास तो सिर्फ एक हफ्ते का ही कोयला बचा है। भारत में 2/3 बिजली का उत्पादन कोयले से होता है। हालांकि बिजली और कोयला मंत्री के मुताबिक अगस्त के महीने में रिकॉर्ड कोयला और बिजली उत्पादन हुआ है। Output of coal in the month of August 2014, which is a record production growth in any one month. Further, the output of power from thermal or coal sources has gone up by 15.8%. दरअसल कमजोर मानसून के चलते हाइड्रो पावर का उत्पादन भी कम हुआ है, जबकि मांग ज्यादा हो गई है। जानकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में कोयले की सप्लाई में बढ़ोतरी नहीं हुई तो देश को बड़े बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है। वीरेंद्र व्यास, मुंबई। पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सच्चिवम केरल के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। पहली बार सुप्रीम कोर्ट के किसी मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल बनाया गया है। उधर सच्चिवम की नियुक्ति से पहले ही विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस ने सच्चिवम की नियुक्ति पर आपत्ति जताई है। पार्टी का कहना है कि उनकी नियुक्ति राज्य को भरोसे में लिए बिना की गई है और कांग्रेस ने ये भी पूछा है कि क्या सच्चिवम को राज्यपाल इसीलिए बनाया गया है क्योंकि मोदी और अमित शाह उनसे खुश थे। सचिवम ने अपनी फैसले में अंतिम में अमित शाह के खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज करने से रोक दिया था। सवालिया निशान है, एक तो देश के मुख्य न्यायाधीश के पद को छोटा कर दिया। Sure that there is something which has gladdened the hearts of Prime Minister and the BJP leadership. Otherwise, there were other equally qualified, respected former Chief Justices of India who are living in this country a healthy life. Why one, the most recently retired? There is a question being raised. और हालांकि कांग्रेस के अंदर ही सत्यशिवम की नियुक्ति पर मतभेद सामने आ गया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का कहना था कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल नहीं बन सकते। मनीष तिवारी के इस बयान के बाद कांग्रेस ने निजी बयान बताया है इसको। वैसे सत्यशिवम का विरोध सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और केरल बार एसोसिएशन ने भी किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आज कहा है कि अमेरिका जो है आईएसआईएस की धमकी और खालिस्तानी से डरने वाला नहीं है। ओबामा का ये बयान उस वीडियो के बाद आया है जिसमें आईएसआईएस के आतंकवादी ने अमेरिकी पत्रकार का सर कलम कर दिया था। ओबामा का कहना था कि आईएसआईएस को इसकी सजा दी जाएगी। Like people around the world, Americans are repulsed by their barbarism. We will not be intimidated. And their horrific acts only unite us as a country and stiffen our resolve to take the fight against these terrorists. And those who make the mistake of harming Americans will learn that we will not forget and that our reach is long and that justice will be served. और क्या सियासत के जरिए मिड साइज कार सेगमेंट में अपनी पकड़ बढ़ा पाएगी मारुति? और सैमसंग के लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन गैलेक्सी नोट 4 में क्या है खास, बताएंगे आपको इसके बाद। मारुति सुजुकी की नई सेडान सियाज की बुकिंग आज से शुरू हो गई है। हालांकि इसका ग्लोबल लॉन्च अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगा। मारुति सियाज एसएक्स 4 की जगह लेगी और इसका मुकाबला मुख्य रूप से होंडा सिटी और हुंडई वर्ना से होगा। धीरज अग्रवाल बता रहे हैं कि सियाज के जरिए मारुति का इरादा मिड साइज कार सेगमेंट में अपनी पहचान पुख्ता करने का है।
देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी भले ही छोटी कारों के बाजार की चैंपियन हो, सेडान कारों में इसे अब तक खास कामयाबी नहीं मिल पाई है। बलिनो और किगाशी खास नहीं बिकी। SX4 भी इस सेगमेंट की कारों में काफी पीछे है। इसकी जगह अब मारुति अपनी नई सेडान सियाज के साथ हाजिर है। इसकी बुकिंग आज से शुरू हो गई है। हालांकि शोरूम में ये आपको सितंबर अंत या अक्टूबर में ही दिखेगी। कार खरीदारों को आकर्षित करने के लिए मारुति सिर्फ 21,000 रुपए लेकर इसकी बुकिंग करा रही है। सियाज के डेवलपमेंट पर मारुति ने करीब 625 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मिड साइज सेगमेंट में ये कार मार्केट लीडर होंडा सिटी और दूसरे नंबर पर मौजूद Hyundai वर्ना को टक्कर देगी। माना जा रहा है कि इसकी कीमत 7 लाख से 10 लाख रुपए के बीच होगी। होंडा सिटी की दिल्ली में एक शोरूम कीमत 7,19,000 से 11,05,000 के बीच है, जबकि Hyundai वर्ना 7,39,000 रुपए से 11,72,000 रुपए के बीच मिल रही है। मारुति सियाज के 2 वेरिएंट आएंगे। पहला 1.4 लीटर का पेट्रोल इंजन जो करीब 20 किलोमीटर की माइलेज देगा, जबकि 1.3 लीटर का डीजल वेरिएंट करीब 26 किलोमीटर की माइलेज देगा। छोटी कारों के बाजार में लीडर मारुति मिड साइज सेगमेंट मार्केट में काफी पीछे है। कंपनी काफी कोशिशें करके भी SX4 की ज्यादा से ज्यादा 3,000 यूनिट प्रति महीने ही बेच पाई, जबकि होंडा सिटी हर महीने करीब 5,000 यूनिट बिकती है। कुल मिलाकर देश भर में हर महीने करीब 16,000 मिड साइज कारें बिकती हैं। सियाज के जरिए मारुति का इरादा इस मार्केट के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने का है। धीरज अग्रवाल, दिल्ली। दुनिया की नंबर 1 स्मार्टफोन कंपनी सैमसंग ने आज बर्लिन में हुए इवेंट में अपने लेटेस्ट फ्लैगशिप डिवाइस गैलेक्सी नोट 4 को लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन में क्या है खास, आइए देखते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, पिछले कुछ क्वार्टर्स से सैमसंग की सेल्स में लगातार गिरावट आ रही थी। उसे जरूरत थी एक ऐसे गैजेट लॉन्च की जो दूर जाते कंज्यूमर्स को वापस ला सके। इसी कोशिश में सैमसंग ने आज लॉन्च कर दिया सैमसंग गैलेक्सी नोट 4। सैमसंग की सुपर हिट नोट सीरीज के इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में जबरदस्त फीचर्स दिए गए हैं। इसमें 5.7 इंच की क्वाड HD सुपर एमोलेड स्क्रीन दी गई है। यहाँ हम बता देना चाहते हैं कि ये सैमसंग का पहला क्वाड HD रेजोल्यूशन वाला स्मार्टफोन है। इसके साथ ही इसमें एप्पल आईफोन 5S की तरह गैलेक्सी नोट 4 में भी 64-बिट डेस्कटॉप आर्किटेक्चर पर चलने वाला 2.7 गीगाहर्ट्ज का स्नैपड्रैगन 805 क्वाड-कोर प्रोसेसर दिया गया है 3 GB रैम के साथ। गैलेक्सी नोट 4 एंड्रॉइड 4.4 किटकैट वर्जन पर चलेगा। फोटोग्राफी के लिए 16 मेगापिक्सल कैमरा है, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। गैलेक्सी नोट 4 के साथ साथ सैमसंग ने गैलेक्सी नोट का एक और वेरिएंट गैलेक्सी नोट H भी लॉन्च किया, जो फीचर्स में तो मोर और लेस नोट 4 जैसा ही है, बस इसकी डिजाइन जरा हटके है। इस फोन में एक साइड में हल्का सा कर्व डिस्प्ले दिया गया है, जिसे अलग अलग फीचर्स या ऐप के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकेगा। इन दोनों ही फोन की प्राइसिंग और ऑफिशियल लॉन्च के बारे में आने वाले हफ्तों में सैमसंग अनाउंस करेगा। यश भट्ट के साथ अभिषेक कैलम, मुंबई। और भारत के साइबर स्पेस में एक और वायरस तेजी से फैल रहा है। इस वायरस का नाम बैक ऑफ है, जो विंडोज पर काम करने वाले कंप्यूटर पर अटैक कर रहा है। इस वायरस के अटैक से आपकी निजी क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जानकारी पूरी तरह से हैक होने का खतरा है। ये वायरस कार्ड होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर के साथ CVV कोड की जानकारी हैक कर लेता है। ऐसी वायरस अटैक से बचने के लिए जरूरी है कि देख और सोच समझकर ही चीजें डाउनलोड करें। अटैचमेंट खोलने से पहले ही सोर्स चेक करें। बिना सिक्योरिटी वाली वेबसाइट पर जाने से बचें। और इसी के साथ आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं देश में मौसम के हाल में। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ पायल। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं स्काईनेट मॉनसून रिपोर्ट। अगस्त में देश में कुछ ही दिन बारिश हुई, लेकिन गुजरात ने इस दौरान अच्छी बरसात रिकॉर्ड की। इससे बारिश की कमी का आंकड़ा में सुधार हुआ है। एक नजर मॉनसून के प्रदर्शन पर। मंगलवार को अहमदाबाद सबसे अधिक बारिश वाला शहर रहा। मुंबई और गोवा में भी अच्छी बरसात जारी रही। श्रीनगर में 20 तो नासिक में 17 मिलीमीटर बारिश हुई। दिल्ली में मात्र 2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। देश में बारिश की कमी का आंकड़ा 16% पर है। उत्तर भारत में 35, जबकि मध्य भारत में अच्छे बरसात से आंकड़ा घटकर 12% पर आ गया है। दक्षिण में 5 तो पूर्वी राज्यों में 12% कम बरसात हुई है।
सैटेलाइट तस्वीरों में देख सकते हैं घने मॉनसूनी बादल उड़ीसा और उसके आसपास बने हुए हैं। देश के बाकी भागों में छिटपुट मॉनसूनी बादल देखे जा सकते हैं। बृहस्पतिवार के लिए स्काईमेट का पूर्वानुमान है कि राजस्थान के दक्षिणी और पश्चिम भागों में अच्छे बरसात के आसार हैं। मध्य भारत में बारिश का मौसम बना रहेगा। दिल्ली और उत्तर भारत में भी बरसात हो सकती है। स्काईमेट मॉनसून रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए CNBC आवाज।